तो देखिए वहां नीड़म जाइए, मड हाउसेस बने हैं उसके अंदर, मिट्टी से पूरा लेपा हुआ है, और उसमें विवेकानंद नीडम जो है, और उसमें क्या चार्जेस हैं जरा पता करिए उसके। एक 1 नाइट का स्टे पूछिए कितने का ओके मैम। है ना। तो आजकल स्पा वगैरह में जो है मिट्टी का ही लेप लगा के फर्श को भी मिट्टी से लेपते हैं, दीवारों को भी लेपते हैं, और मड हाउसेस बनाए जा रहे हैं जस्ट की कूलिंग बनी रहे उसके लिए। ठीक, फिर मिट्टी के गमले हम लोग यूज करते हैं, मिट्टी पे पैदल चलते हैं, नंगे पांव घास पे चलना या जमीन पर चलना, या जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे रहते हैं वो नंगे पांव उस पे चलते हैं। मिट्टी का बिछौना बनाकर उस पे सोना, ये पुराने जमाने में प्रैक्टिसेस होती थी। तो इस तरह से मिट्टी के बहुत सारे यूजेस जो हैं वो हमारे डेली लाइफ में पहले से शुरू से रहे हैं, और हम लोग उसको यूज करते आए हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो हम क्यों यूज करते आए हैं वो हम समझेंगे। तो कौन सा तत्व प्राप्त होता है हमें मिट्टी से, ये तो सबको पता होगा। अर्थ। अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व, है ना। तो यस पृथ्वी मैम। तत्व की हम प्राप्ति करते हैं मिट्टी से, और इसी मिट्टी का उगा हुआ खाना भी खाते हैं, तो वो भी पृथ्वी तत्व के अंदर ही आता है। जितने मिनरल्स आते हैं वो सब पृथ्वी तत्व के अंदर आते हैं। तो इसलिए मिट्टी जो है हमारे लिए एक आवश्यक तत्व है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि मिट्टी चिकित्सीय रूप में मिट्टी हम कैसे इस्तेमाल करें। एक मिनट, स्लाइड खुल जाए। वेदांत, कुछ नहीं, वो स्लाइड खोल रही है बेटा, खुल गई। थैंक यू। हाँ जी, स्लाइड दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो मड थेरेपी, नेचुरोपैथी, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स। ठीक, तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। मड थेरेपी क्यों यूज होती है, कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है, ये सब हम बात करेंगे। मृतिका चिकित्सा, इसको हिंदी में कहते हैं मृतिका चिकित्सा। ठीक, तो मृतिका चिकित्सा जो है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी महाभूत का एक पार्ट है। उसका थेरेप्यूटिक यूज ऑफ मड थेरेपी जो है वो हम नेचर क्योर में यूज करते हैं। और पृथ्वी महाभूत के गुण क्या होते हैं, ये आपको सबने पंच महाभूत पढ़ाया होगा। तो पृथ्वी महाभूत के गुण होते हैं गुरु यानी हेवीनेस या भारीपन, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, शीतलता यानी कूलिंग, है ना। तो यही गुण जो है वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम मिट्टी यूज करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है नेचुरोपैथी की। काफी वेरिड यूज इसका होता है। और गांधी जी ने भी सबसे पहले मिट्टी चिकित्सा ही इस्तेमाल करी थी फॉर हिज ट्रीटमेंट। और वो इंस्पायर हुए थे अडल्फ जस्ट की किताब पढ़ के, रिटर्न टू नेचर, जिसमें मिट्टी चिकित्सा के बारे में डिटेल दी हुई है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में कई बार आता है कि गांधी जी ने कौन सी किताब पढ़ करके वो प्रेरणा हासिल की थी, या मिट्टी चिकित्सा की कौन सी किताब गांधी जी ने पढ़ी थी, या उस किताब को किसने लिखा था। तो किताब लिखी थी अडोल्फ जस्ट ने, और किताब का नाम था रिटर्न टू नेचर। और एक इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन और नोट कर लीजिए कि इमैनुअल फैल्के, जो कि एक जर्मन मिनिस्टर थे, मतलब क्रिश्चियन मिनिस्टर थे, और उनका नाम था इमैनुअल फैल्के, जो कि मिट्टी के पादरी या क्ले पास्टर के नाम से जाने जाते थे। तो अर्लीस्ट जो फॉरेन उसमें मिट्टी का यूज पाया जाता है वो इनके द्वारा पाया जाता है, जिन्होंने, फैल्के ने जो है अर्थ के चिकित्सीय गुणों को रिकग्नाइज किया था, और उसको वो यूज करते थे अपने लिए भी। और जो उनके पास लोग आते थे, उनके कोई वुंड्स होते थे या स्किन डिजीज होती थी या ऐसी चीजें होती थी, तो वो मिट्टी को गीला करके उसकी बैंडेज लगा देते थे।
तो सबसे पहले उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है किया था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करें तो डेफिनेटली मिट्टी का यूज जो है बहुत सालों से किया जा रहा है, लेकिन जो बुक पहली लिखी गई वो डॉल्फ जस्ट ने रिटर्न टू नेचर लिखा, जिसमें मिट्टी का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। डॉल्फ जस्ट जो 1838 से 1936 तक थे और पाइनियर ऑफ नेचर क्योर एंड मड थेरेपी माने जाते हैं। और वो मिट्टी का बचौना या मिट्टी में सोने का रिकमेंडेशन देते थे या नंगे पैर चलने पे जोर देते थे। तो इस तरह से इसका स्टार्ट जो है वो यहाँ से हुआ है। दो ये इंडियन स्टार्ट नहीं है, इंडिया में पुराने जितने हमारे संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, वो शुरू से ही नंगे पैर चलने का एक रहा है, मिट्टी में चलने का, मिट्टी पे या जमीन पर सोने की एक प्रथा अपने यहाँ रही है, या घर को लीपना, या जैसे मैंने कहा कि जो दीवार को लीपना या छत को लीपना या उसके ऊपर मिट्टी जो है वो लगा के और उसके ऊपर जो है स्ट्रॉ वगैरह से घर को ठंडा रखने के लिए ये सब, या आंगन लीपना, ये सब चीजें अपने यहाँ शुरू से की जा रही हैं। मिट्टी चिकित्सा एक काफी इंपॉर्टेंट मोडालिटी है नेचुरोपैथी के अंदर, और इसका बहुत वेरिएड यूज होता है। एक तो सस्ती है, सुलभ है, आसानी से उपलब्ध है, फिर अर्थ एलिमेंट को ये बढ़ाती है बॉडी में जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उस तरह से भी ये अच्छा है। बचपन में मेरे ख्याल से लगभग सबने ही मिट्टी से थोड़ा बहुत तो कभी खेला ही होगा, नहीं होगा तो मिट्टी के बर्तनों से खेला होगा, नंगे पैर दौड़े भागे होंगे मिट्टी में। आजकल के बच्चों को तो नहीं कह सकते कि उन्होंने मिट्टी में खेला होगा, क्योंकि आजकल तो इन्फेक्शन और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, छींक भी आ जाती है तो वो बीमारी हो जाती है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, कम से कम मेरे बचपन में तो मैंने मिट्टी में खूब कायदे से खेला है। तो ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का भी एक बहुत अच्छा साधन है। क्यों? क्योंकि अब मिट्टी के गुणों की हम बात करें तो मिट्टी के कौन कौन से गुण हैं, तो ये टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करती है, ये बॉडी को कूल रखती है और हीलिंग प्रमोट करती है, ठीक। और वाइटल फोर्स जो कि नेचुरोपैथी का बेस है कि वाइटल फोर्स को इंक्रीज करना, तो वो मिट्टी के द्वारा बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर को रिटेन करना और चीज़ों को कूल करना और अब्जॉर्ब करना ये मिट्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। तो मिट्टी के और गुणों की जब हम बात करते हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस या थेरेप्यूटिक उसके बेनिफिट्स की या उसके गुणों की जब हम बात करते हैं, तो प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी होती है, निर्मलकारी गुण होता है इसमें। जैसे हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में और आजकल फिर वही हो गया है कि आपको क्ले, चारकोल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के दी जाती हैं और उससे पानी को छानने का काम किया जाता है, जिससे सारी अशुद्धियाँ दूर होती थी। तो पहले लोग नेचुरली इस चीज़ को कर लेते थे। फिर दुर्गंध नाशक होती है, कोई भी बैड स्मेल वगैरह होती है उसको दूर करने के लिए मिट्टी उपयोगी होती है। आप देखें, जानवर भी अगर डिफिकेशन करता है, मलमूत्र का निष्कासन करता है, तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है ऑटोमेटिकली। उसको नीचे गड्ढा खोद के पहले तो करेगा और उसके बाद ऊपर से मिट्टी से उसको ढक देता है। तो ये नेचुरली जानवरों को भी पता है कि मिट्टी जो है दुर्गंध नाशक होती है, तो इसलिए वो भी इसका इस्तेमाल करना जानता है। ताप नियंत्रक होती है, यानी थर्मो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और जैसे हमने कहा कि मिट्टी जो है घर में अगर लीप दी जाती है तो घर गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। तो इसीलिए स्ट्रॉ बेस्ड हाउसेस का फॉरेन कंट्रीज में भी फैशन आ गया है, जहाँ पे मिट्टी से पहले लीपते हैं और ऊपर से स्ट्रॉ या हे जो है वो भूसा जिसको हम कहते हैं वो डाला जाता है। तो ये आजकल फैशनेबल लोग इसको यूज करने लगे हैं। दर्दनाशक गुण होते हैं, एनाल्जेसिक कैरेक्टर होता है। तो जब हम जैसे दांत में दर्द है, कान में दर्द है, फोड़े फुंसी है, चोट है, कोई जगह सूजन आ गई है, तो उस जगह मिट्टी बांधते हैं तो हमें आराम मिलता है, राहत मिलती है और पेन भी हमारा रिड्यूस होता है। और उसके अलावा विद्युत चुंबकीय गुण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर, जो कि कोई भी अंदर की जो चीजें हैं उसको निकाल करके बाहर कर देती है। और मिट्टी लगा के इसीलिए हमें स्फूर्ति का एहसास होता है। एंटीप्यूरिटिक है, खुजली नाशक है, खुजली में आराम पहुंचता है, खासकर अगर आप मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते हैं जहाँ इचिंग बहुत है या जिसको हम कहते हैं आर्ट्रिकेरिया वगैरह है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है।
तो इस तरह से जो है मिट्टी बहुत जगह यूज, ज्वरनाशक है डेफिनेटली मिट्टी जो है वो, क्योंकि उसके अंदर अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत है, फिर मॉइस्चर रिटेन करने की प्रॉपर्टी है। तो जब मॉइस्चर रिटेन करती है और जब मिट्टी आप माथे पर, पेट पे लगाते हैं, तो वो लंबे समय तक उस एरिया को ठंडा करने में और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, तो डेफिनेटली फीवर को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। फिर अवसाद नाशक है, ये देखा गया है कि जो लोग मिट्टी का लेप करते हैं, मटकूल बाथ लेते हैं, या रीढ़ पर, सिर पर, पेट पर मिट्टी पट्टी रेगुलर लगाते हैं, उनके अंदर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत जल्दी रिलीफ होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे गुण जो है वो मिट्टी में देखे जाते हैं, जो कि हमारे थेरेप्यूटिकली हम जिसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे गुण हैं मिट्टी के। अब हम बात करते हैं ब्लैक मड से पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी मिट्टी होनी चाहिए जो हम यूज कर सकते हैं। ब्लैक मड तो वन ऑफ द बेस्ट मड्स है जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उपयोग करने के लिए और भी बहुत सारी मिट्टियां, जैसे जिस एरिया का व्यक्ति होता है वहां की मिट्टी यूज कर सकते हैं। जैसे पीली मिट्टी आती है जो कि मुलायम होती है और पानी को अच्छा सोख लेती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है। फिर ब्लैक मड यानी काली मिट्टी का इस्तेमाल होता है, और जो आपके बालू का इस्तेमाल होता है, कई जगह पे बालू का इस्तेमाल होता है, कहीं पे लाल मिट्टी इस्तेमाल होती है, कहीं सफेदी लिए हुई मिट्टी होती है वो यूज होती है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की मिट्टी इस्तेमाल होती है, सबका अपना अपना गुण भी होता है। जैसे जो लाल मिट्टी होती है वो आयरन रिच होती है, जो व्हाइट सॉइल होती है वो सिलिका रिच होती है। तो इस तरह से कौन सी मिट्टी है उस हिसाब से अलग अलग उसके गुण भी होते हैं। जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में सिलिका बहुत अच्छा पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे मल्टी मिनरल जो है वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो उसके मिनरल कंटेंट या कॉम्पोजिशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है मिट्टी का रंग। तो ये अलग अलग मिट्टी के रंग जो हैं, अलग अलग तरह की मिट्टी यूज होती है। मुल्तानी मिट्टी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, जैसे अभी बात करी तृप्ति जी ने कि फेस पैक में, बाल धोने में, या जैसे स्किन डिसऑर्डर्स में वो यूज होता है। कई जगह पे गेरू यूज होता है, जिससे गमला रंगते हैं जो लाल रंग का होता है, उसको भी बहुत सारी, जैसे आर्ट्रिक एरिया वगैरह के केसेस में गेरू बहुत हेल्पफुल होता है। बालू जो है वो सिकाई वगैरह में और बहुत सारी चीजों में यूज होता है, या नॉर्मल मिट्टी में भी मिलाकर यूज होता है। तो इस तरह से अलग अलग मिट्टी के अलग अलग गुण होते हैं और वो अलग अलग तरह यूज होता है। ब्लैक मड या ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत कॉमन होती है, या कॉटन ब्लैक सॉइल जो इधर खासकर एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली, वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मॉइस्चर रिटेनिंग उसमें ज़्यादा होती है, अब्जॉर्बेंट ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी लचीली होती है, तो बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है। उसको आप मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, तो इजीली एप्लीकेशन हो जाता है। इसकी पट्टी वगैरह फटती नहीं है जल्दी से, और ये एक जैसा कंसिस्टेंसी इसकी बनी रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए इस मिट्टी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा। नेचुरोपैथी में जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो लोम मिट्टी मानी जाती है। लोम मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। लोम मिट्टी या लोमी सॉइल जो होती है वो एक तरह की मिट्टी होती है जिसमें 3 तरह की मिट्टी को एक रेशियो में मिक्स करा जाता है, जिसमें थोड़ी सैंड होती है। मैम नाम समझ नहीं आया, क्या लोम, बताया? LOAM, ल में ओ की मात्रा और म। ओके। ठीक, लोम मिट्टी में बेसिकली लोम मिट्टी क्या होती है समझ लीजिए, थोड़ी सी उसमें काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी मिलाई जाती है, थोड़ी जो नदी के किनारे की मिट्टी होती है वो होती है, और थोड़ा सा उसमें रेत मिलाई जाती है। इन तीनों को कंबाइन करके एक मिट्टी बनाई जाती है लोम मिट्टी, जो कि बेस्ट मानी जाती है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। ये सबसे बेस्ट होती है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये चिकनी भी होती है, मुलायम भी होती है, इसमें पानी को ऑब्जॉर्ब करने की और रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि थोड़ा सा इसमें बालू मिली होती है तो इसमें हवा का संचार या एरेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसका मिनरल कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, और ये आसानी से जो है इसका पेस्ट भी बन जाता है, तो लगाने पे क्रैक नहीं होती है ये मिट्टी। खासकर मिट्टी स्नान वगैरह के लिए लोम मिट्टी जो है वो बेस्ट मानी जाती है।
तो इसमें बेसिकली 40-50% सैंड होता है, 25-30% क्ले होता है, और 30% जो है सिल्ट होता है। तो ये सारी मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी होती है। अब चिकित्सा के योग मिट्टी जो है वो तैयार करने का तरीका क्या होता है, हम मिट्टी की तो हमने बात कर ली कि कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन उसको तैयार करने का तरीका क्या होता है। मिट्टी को पहले तो 2 हाथ नीचे से हमेशा निकालना चाहिए, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है या जहाँ पे आपके कुछ केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह पड़ते हैं, वहां की मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नदी के किनारे की मिट्टी, कुएं के किनारे की मिट्टी, तालाब के किनारे की मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, उसका इस्तेमाल करिए। या कोई ऐसी जमीन है जहां जिसका उपयोग नहीं खेती वगैरह के लिए किया जा रहा है, तो वहां का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 हाथ नीचे गड्ढा खोद करके ही मिट्टी निकालनी चाहिए, ऊपरी मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। निकालने के बाद उसको धूप में सुखाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, जिससे उसके जीवाणु, रोगाणु, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। अच्छे से उसको धूप में कायदे से सुखाना चाहिए। उसके बाद उसको बारीक पीस लेना चाहिए, पीसने के बाद उसको छान लेना चाहिए, और जिससे उसमें कोई छोटे पथरीले कण हो वो सब निकल जाने चाहिए। और उसके बाद आपको जैसा भी उसका रेशियो बनाना है, अगर वो ज्यादा चिकनी है तो थोड़ा बालू मिला लीजिए, अगर वो बलुई है तो थोड़ी चिकनी मिट्टी मिला लीजिए, जिससे उसकी शोषण की क्षमता बढ़ जाए। तो ऐसी मिट्टी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको कम से कम 4-5 घंटा जो है भिगो देना चाहिए। भिगोने के लिए भी कोई बड़ा बर्तन लेना चाहिए, उसमें पानी ज्यादा डालना चाहिए, और बर्तन जो है वो हो सके तो मिट्टी का ही बर्तन या पत्थर का कोई बर्तन जो हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे अच्छा रहता है। मिक्स करने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्युत चुंबकीय गुण होता है। तो बेस्ट है कि आप किसी लकड़ी के पात्र से, कोई भी मेटल की चीज इसमें छूनी नहीं चाहिए, तो कोई लकड़ी का डंडा है या चम्मच है उसका प्रयोग इसके लिए करना चाहिए। और उसके बाद ऐसा बनाना चाहिए जैसे हलवा होता है ना, उस तरह की मिट्टी हो जानी चाहिए। और रात भर इसको भिगो के रख दें, और सवेरे वो पूरा पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी, तो उस हिसाब से इसको भिगोना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बार जो प्रयोग में लाई हुई मिट्टी है उसको दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर मजबूरी है कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा मिट्टी का कोई फ्लो नहीं है, फ्लो ऑफ मड नहीं, जैसे सपोज मैं अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हूँ और मैं हमेशा जाके मिट्टी नहीं ला सकती हूँ, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको रीयूज करनी है तो उसको धूप में बहुत कायदे से कई दिनों तक उसको तेज धूप में सुखा लेना चाहिए। जब वो एकदम सूख जाए, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाए, अच्छी गर्म हो जाए, 2-4-5 दिन 10 दिन बाद, तब उसको दोबारा फिर छानना, कूटना, पीसना, सुखाना और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको यूज करना चाहिए। अब आते हैं इसके इफेक्ट्स। बॉडी पे इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो हम इफेक्ट्स को 4 भागों में बांट सकते हैं। थर्मल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, 5 पार्ट्स में। तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो थर्मल इफेक्ट यानी उष्णीय प्रभाव, मैकेनिकल इफेक्ट यानी यांत्रिक प्रभाव, केमिकल यानी रासायनिक प्रभाव, फिजियोलॉजिकल शारीरिक प्रभाव, और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ये 4 इफेक्ट जो है इस पे बॉडी पे जो मतलब हमारे ऊपर जो पड़ते हैं मिट्टी के। तो थर्मिक एक्शन जो होता है जब हम उसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर हीट और वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, और वो एक टेम्परेचर को लंबे समय तक मेंटेन कर पाती है, ये इसका गुण होता है। और जब मिट्टी जो है वो शरीर पर लगाई जाती है, स्किन के ऊपर लगाई जाती है, तो इनिशियली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कंस्ट्रिक्शन होता है उसमें, और उसके बाद उसका रिफ्लेक्स में वैसोडाइलेशन होता है। वही सेम है जैसे हमने पानी का जल का पढ़ा था, वही सेम तरीका इसका है कि पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, जो कि स्किन के पास की सरफेस जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन होगा, और उसके बाद रिफ्लेक्स में वैसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, यानी अंदरूनी हिस्से में जो रक्त होता है वो ऊपर की तरफ उसका फ्लो बढ़ जाता है, और जिससे डीपर टिश्यूज में जो प्रॉब्लम होती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो सरफेस पे आते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो अंदरूनी सूजन वगैरह है, इन्फ्लेमेशन है, वो घट जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। फिर आता है मैकेनिकल इफेक्ट, यांत्रिक प्रभाव।
तो मैकेनिकल इफेक्ट की जब हम बात करें तो बेसिकली जो मिट्टी पट्टी वगैरह होती है उसका एक जेंटल प्रेशर पड़ता है, तो एक उसका वेट होता है, एक कंपैक्टनेस होता है, वो हल्का सा प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि हमारे जो वीनस ब्लड है, जो वेन्स में बहने वाला ब्लड है, वो उसको जो है इम्प्रूव कर देता है, टिश्यू के कंजेशन को रिड्यूस कर देता है, और जो शरीर में सूजन वगैरह हो रही होती है उसको घटा देता है। ठीक, तो जैसे थिक मड पैक अगर हम कहीं लगाते हैं तो वो एक हल्का सा कंप्रेशन लाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और स्टिफनेस वगैरह कम हो जाती है। फिर आता है रासायनिक इफेक्ट यानी केमिकल इफेक्ट। तो इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, पोटेशियम, ये सब पाया जाता है। तो वो कुछ मात्रा में स्किन के माध्यम से बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। जैसे जिंक है, वो आपके अगर कहीं वूंड है, कहीं घाव है, तो जिंक जब मिट्टी में होता है तो वो उसके ऊपर लगाने से हल्का सा हीलिंग इफेक्ट आता है। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करती है, इसीलिए देखिए मैग्नीशियम को आजकल लोग मैग्नीशियम ऑयल के रूप में भी बेच रहे हैं, कि उसमें ऑयल में मैग्नीशियम मिक्स करके और उसके स्प्रेज आ गए हैं, जो कि लोग वेरिकोज वेन्स में या जिनके क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं तो एक्सटर्नल लगाने पे भी वो कुछ मात्रा में बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और जिससे मसल्स में रिलैक्सेशन आता है। इसी तरह सल्फर जो है वो स्किन को क्लीन करने का काम करता है, कॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण लाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें जो हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे एक्ने वगैरह में जब हम इन चीजों को यूज करते हैं, जैसे बेंटोनाइट क्ले आती है, बेंटोनाइट क्ले स्पेसिफिकली आपके एक्ने या ऐसी प्रॉब्लम स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए आती है, तो वो स्किन इरप्शंस या डर्मेटोलॉजी रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने के लिए आती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इसका इफेक्ट आता है। जैसे सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन, लोकल ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिड्यूस होता है, नर्वस सिस्टम में ये सिडेशन लाता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे कि माइंड और बॉडी रिलैक्स होती है, कामिंग इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में स्टिफनेस रिड्यूस होती है और मस्कुलर फटीग कम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब अब्डोमिनल मड पैक लगता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ता है, आंतों की गतिशीलता इंप्रूव होती है, एसिडिटी वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है, कॉन्स्टिपेशन घटता है, या डायरिया की टेंडेंसी, आईबीएस की टेंडेंसी है तो वो कम होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है तो ये एक रिलैक्सिंग इन्फ्लुएंस लाता है। तो जब कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी से लंबे समय तक रहता है तो मेंटल रिलैक्सेशन, एंजाइटी का घट जाना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, स्लीप इंप्रूव करना, ऐसी चीजें जो है व्यक्ति महसूस करता है। अब मिट्टी पट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी पट्टी की जब हम बात करते हैं तो मिट्टी पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का फ्रेम लिया जाता है, और उस फ्रेम को जो है वो लगभग 10 इंच बाय 6 इंच बाय लगभग 2 इंच चौड़ा होता है, और इसमें पट्टी बनती है 10 बाय 8 बाय 1, यानी 10 इंच लंबी, 8 इंच चौड़ी और 1 इंच ऊंची। एक स्टैंडर्ड साइज ये है, बट बड़ी छोटी भी बनती है। कई बार हम बड़ा फ्रेम भी लेते हैं क्योंकि पेशेंट अपने पास बहुत वैरायटी के आते हैं, तो बड़ी पट्टियां भी, कुछ लोगों का पेट बड़ा होता है उनके लिए वो रिक्वायर्ड होता है, या अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए मिट्टी पट्टी होती है, सिर्फ पेट के लिए नहीं होती। ये तो पेट की मिट्टी पट्टी का मैंने आपको साइज बताया है। लेकिन अब जैसे चेस्ट है तो उसमें 10 बाय 12 बाय 1 इंच की पट्टी बनती है, या अगर स्पाइन है तो स्पाइन में आपके अलग हो जाएगा कि 6 बाय 2 बाय 1 इंच की पट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से अलग 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 बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग फ्रेम तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी के फ्रेम पे कोई पतला सूती कपड़ा रखा जाता है, और उसके जिससे कि थोड़ा सा बनाने में आसान रहे पट्टी। फिर उसके ऊपर गीली मिट्टी को जो है किसी लकड़ी के स्पून से मिक्स करने के बाद इस पे डाला जाता है, और उसको किसी लकड़ी की बेलन से जो है वो एक बराबर उसी आकार का, एक बराबर के आकार का कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है इसको फ्रेम को लेके पूरा जिस बॉडी पार्ट पे लगाना है उस पर उसको पलट दिया जाता है, जिससे कि डायरेक्टली जो प्रत्यक्ष संपर्क है शरीर का मिट्टी से वो हो जाता है। तो इसमें बांधना वानना नहीं होता, सिर्फ मिट्टी वहां रखनी होती है। तो उस तरह से मिट्टी पट्टी जो है वो लगा के रखी जाती है। कई जगह पे जहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं है या मिट्टी का प्रोपोर्शन सही नहीं है या स्किन डिसऑर्डर है, तो वो हल्का सा पतला कपड़ा भी बीच में एज अ बैरियर लगा दिया जाता है।
लेकिन वैसे बेस्ट ये रहता है कि डायरेक्ट मिट्टी पट्टी जो है वो स्किन से टच हो, वो बेस्ट माना जाता है। तो मैं फ़र्क इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ-कुछ हॉस्पिटल्स में ये डिफ़रेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये होता है। मिट्टी पट्टी की तो देने के कुछ नियम होते हैं कि एक तो मिट्टी हमेशा मिट्टी साफ डायरेक्टली भी लगा सकते हैं ना, डायरेक्टली पेट पे लगा डायरेक्टली सकते लगा हैं। सकते हैं, बिल्कुल। मिट्टी साफ-सुथरी होनी चाहिए, धूप में सुखाई होनी चाहिए, चिकनापन या बलुई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जिस जिस अंग पे देना चाहिए उसके अलावा बाकी जो अंग हैं वो ढके होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हवादार जगह पे नहीं देना चाहिए, थोड़ा-सा कवर्ड एरिया हो तो अच्छा होता है। डायरेक्ट त्वचा पे संपर्क हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और इसका ड्यूरेशन जो है लगभग 20 मिनट से 40 मिनट का होता है। मिट्टी पट्टी का ड्यूरेशन 20 से 40 मिनट्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम ये लगाई जाती है। और अगर जैसे ठंड का मौसम है या हवादार एरिया है जहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो उसको ऊपर से किसी मोटे कपड़े से उस स्थान को ढक भी दिया जाता है, जिससे कि उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट ना आए। तो जाड़ों वगैरह में ऊपर से कोई मोटा कपड़ा जो है या कोई मोटा टॉवल है उसको ढक भी सकते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अच्छा रहता है। पट्टी हटाने के बाद उस अंग को गीले कपड़े से पोंछ कर साफ कर देना चाहिए और जो है वहाँ पे उसको फिर सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। कुछ केसेस में जैसे जिन लोगों की जीवनी शक्ति बहुत कमज़ोर है, क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट है या जिसको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम पेट की मिट्टी की पट्टी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए कि पहले वहाँ हल्की गरम सिकाई भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसको मिट्टी पट्टी दे सकते हैं, तो उससे उसका इफ़ेक्ट जो है वो और बढ़ जाता है, वो और इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये कंपल्शन नहीं होता है, ये मैं आपको सिर्फ़ प्रैक्टिकल बता रही हूँ। इसको कोई थ्योरेटिकली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि ऐसा भी हम लोग करते हैं, कुछ-कुछ केसेज़ में। इससे थोड़ा-सा एक्शन और रिएक्शन बॉडी में जल्दी हो जाता है। तो जिनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर होती है, उनके केस में इस तरह की चीज़ जो है वो कर दी जाती है। मिट्टी पट्टी जो है वो खाली पेट ही लगानी चाहिए या अगर लगानी पड़े तो 3 घंटा भोजन करने के बाद इसको लगाया जा सकता है। मिट्टी की पट्टी के बाद कम से कम आधा घंटा तक कुछ खाना-पीना नहीं चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए जिस जगह पे खुला हुआ घाव हो, वहाँ डायरेक्टली मिट्टी नहीं लगाई जाती है, वो या तो कपड़े की पुल्टिस में बाँध कर वहाँ लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार ये बहुत बड़े-बड़े चिकित्सक भी ये गलती कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी रोगी को मिट्टी पट्टी लगाने पे पेट में दर्द बढ़ जाता है या घबराहट होने लगती है, तो उस जगह स्थान से मिट्टी को हटा के और पोंछ करके हल्की गुनगुनी सेक कर देनी चाहिए। क्योंकि जिनके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके केस में इनिशियली पेट में दर्द या ऐसे सिम्पटम्स भी देखने में आते हैं। अगेन ये एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, ये आपके कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब बेनिफिट्स ऑफ मड पैक, मिट्टी पट्टी के फायदे क्या हैं? तो बहुत कॉमन सी बात है, जिस जगह आप लगाते हैं उस जगह उसका फायदा है। आप पेट पे लगाते हैं तो डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम, आईबीएस की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैसेस, एसिडिटी, जितने पेट के विकार हैं वो दूर होते हैं। माथे पे लगाते हैं तो स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए, हेडेक के लिए, नींद ना आने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स के हेल्पफुल हैं। तो जिस जगह रीढ़ पे लगाते हैं तो रीढ़ पर मेरुदंड की जो पट्टी लगती है वो आपके नर्वस सिस्टम को टोनिफाई करने के लिए, इस तरह की जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए होता है। जोड़ों पे पट्टी जोड़ों की प्रॉब्लम्स की, पेन, एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, ऐसी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तो बेसिकली आप जहाँ लगाते हैं उस हिसाब से उसका इफेक्ट होता है। तो अलग अलग हिस्सों पर जो है वो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मड बात पे। मिट्टी स्नान, मिट्टी पट्टी की हमने बात कर ली, अब मिट्टी स्नान की हम बात करते हैं। तो मिट्टी स्नान जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट होल बॉडी ट्रीटमेंट है, एक कंप्लीट होल बॉडी ट्रीटमेंट है मिट्टी स्नान। और
बेसिकली। मैम आपने तो बताया था कि पूरी होल बॉडी का करना नहीं चाहिए। कब बताया था? आपने कहा था जहाँ रोग हो वहीं करो बस। कब? मिट्टी पट्टी, आपने मिट्टी हाँ, स्नान तो आप पूरे शरीर पे ही करेंगे। अच्छा ठीक है मैम। पट्टी आप एक लोकल लगाते हैं और मिट्टी स्नान आप पूरी बॉडी पे करते हैं, है ना। तो ठीक है। मिट्टी स्नान होल बॉडी ट्रीटमेंट है और होल बॉडी पे ये लगाया जाता है। लेप किया जाता है ना पूरे मिट्टी बालों से लेप। लेकर पैर जी तक। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर्वांग मिट्टी लेप या मिट्टी स्नान या मिट्टी लेप, ऐसे इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो मिट्टी स्नान जो होता है, एक मिनट, क्योंकि आजकल हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम नंगे पैर चलते नहीं हैं, मिट्टी की हमारे घर में भूमि नहीं होती है, मिट्टी पर हम सीधे सोते नहीं हैं, सीधा संपर्क मिट्टी से हमारा रहा नहीं है। पहले मिट्टी के गड्ढे बना के भी लोग लेटते थे, वो भी अब खत्म हो गया है। तो इस तरह की चीजें होने की वजह से अब हमें मिट्टी स्नान जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि मैं वो गार्डनिंग भी ग्लव्स ग्लव्स पहन के करते हैं तो उसके क्या फायदा फिर? अगर हाथ में कुछ पहन के गार्डनिंग कोई, करना, हाँ तो उससे हाँ क्या गार्डनिंग फायदा है? करिए लेकिन ग्लव्स फिर ना पहनिए। नहीं मैम, आजकल बहुत सारे लोग जैसे घर बनाते हैं तो एक रूम ऐसा रखते हैं जो पहले बनता था ना, जिसमें गोबर से लीपा हो, हाँ दीवारें हाँ कच्ची हो। जी, तो वो, हाँ अगर ऐसा रखते हैं तो बहुत अच्छा रखते हैं। हाँ, अगर मैंने ऐसे अभी दो रखते तीन हैं, लोगों का सुना ऐसा। तो हाँ कि एक रूम उनने पूरा मतलब जैसे पहले होते थे ना वो लाल कलर के वो खपरेल बोलते हैं, वो जी रहता जी था। जी 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 हाँ, और ये जी, दीवारें गोबर यही से मैं बता लिपी रही थी कि हुई हैं। आजकल ये सब फैशन में आ चुका है, अब ये पार्ट ऑफ फैशन है ना। हाँ। तो हाँ अगर ये ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर मैम घर ऐसा कोई में पेंट भी आता है क्या? पेंट भी आता है ऐसा? पेंट, नहीं तो वो हाँ। आर्टिफिशियल हो जाएगा, हम्म, नेचुरल नहीं रहेगा ना। जी, नहीं, अभी चलिए हमने मिट्टी पेंट की किया हम है बात तो करते वो हैं। उसमें मिट्टी की स्मेल आती है, मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है। जी जी जी। तो अभी तो मिट्टी के साबुन भी आ गए, आप घर पे भी बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में नीम का पानी मिला करके, उसमें रोज वाटर ग्लिसरीन मिला के आप घर में भी सांचे पे बना सकते हैं। तो उससे भी नहाइए तो आपको वही फायदा मिलेगा। ठीक है, खुद से भी बना सकते हैं। हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल में जब हम पढ़ रहे थे नेचुरोपैथी में, तो हम लोगों से बनवाए थे, हमसे बनवाए गए थे। तो आप लोग भी बना के देख सकते हैं और यूज भी कर नहीं, सकते हैं। लेकिन मैम उसका तरीका, वो इसका तो बनाने की कमरे का तरीका भी तो आना चाहिए बनाने का। कमरे का, कमरे को कैसे, हाँ। कमरे तो बन जाते हैं अभी तो गांव क्षेत्र में, अभी भी आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी, और मजदूर भी ऐसे होते हैं जो गांव से जुड़े हैं, जो सब बना लेते हैं ये सब चीजें। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक एरिया आप ऐसा छोड़ दीजिए। कई लोगों के तो घर में आंगन ऐसा मैंने देखा है जो कि कच्ची मिट्टी का होता है। साउथ इंडियन जैसे घर होते हैं ना, जिसमें चारों तरफ कमरे होते हैं और बीच में जो है आंगन छूटा होता मन है, होता है, हाँ। उस स्टाइल का भी कई लोग घर बनवा रहे हैं, जिसमें बीच में वो कच्ची मिट्टी का हिस्सा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उस साउथ पे कुछ इंडियन लोग उगाए तो? साउथ इंडियन लोग बहुत फॉलो करते हैं नेचुरोपैथी और ये नेचर्स जी को। जी जी। हाँ। मैम चलिए अभी हम ऑस्ट्रिया टॉपिक में बहुत कंप्लीट अच्छा करें फिर है। बात करते हैं। तो संपूर्ण ऑस्ट्रिया में भी शरीर पर बहुत मिट्टी का अच्छा है। लेप, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली अगेन ये लोम मिट्टी की जो हमने बात करी थी वो बहुत अच्छा होता है। उसका इस्तेमाल करते हैं, या काली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। अगेन रूल सब सेम है कि मिट्टी जो है वो छनी होनी चाहिए, धूप में होनी चाहिए, भीगी होनी चाहिए, ये सारी चीजें सेम है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, पूरे शरीर पर व्यक्ति निर्वस्त्र होकर या सिर्फ मिनिमम अंतःवस्त्र पहन करके और पूरे शरीर में जो है उसको मिट्टी लगा दी जाती है। और एक लगभग ये कह सकते हैं 1-1.5 सेंटीमीटर की मोटाई वाली मिट्टी उसको लगाई जाती है। और उसके बाद लेप करने के बाद उसको धूप में या जहाँ पे बहुत तेज हवा ना हो उस जगह पर बैठा दिया जाता है। कम से कम 40 से 60 मिनट तक के लिए इसको लगाया जाता है। और उसके बाद
जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है तो उसके बाद उसको सामान्य जल से स्नान करने के लिए कह दिया जाता है। मिट्टी पूरे सिर से लेके पांव तक पूरे अंगों पर लगाई जाती है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम पूरे शरीर पर मिट्टी लेप करते हैं तो रक्त संचार बहुत तीव्र हो जाता है। जो शरीर के विषाक्त पदार्थ होते हैं मिट्टी अवशोषित कर लेती है और बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। विद्युत चुंबकीय शक्ति जो है शरीर की वो बढ़ जाती है, रक्त का संचार बहुत बढ़ जाता है, और किसी तरह की स्किन डिसऑर्डर होती है तो वो ठीक हो जाती है। और आपकी रेड ब्लड सेल्स देखा गया है कि उसकी संख्या बढ़ जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जो शरीर में किसी तरह के स्पॉट्स हैं, पैचेस हैं, वो ठीक हो जाते हैं, मेंटल कामनेस आती है। इसके बाद शरीर इतना हल्का लगता है, ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं। जिसने कभी एक्सपीरियंस किया हो उसको इसका एहसास है, और जिन्होंने नहीं किया है वो आने वाले कैंप में एहसास करेंगे, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आने वाले कैंप में आप लोग मिट्टी स्नान सभी को लेना कंपलसरी रहेगा। मैम मिट्टी लेप के बाद स्टीम दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं देना चाहिए ना? बिल्कुल भी नहीं। मैम नेक्स्ट कैंप की डेट्स पता है आपको ऑलरेडी? दशहरे के आसपास। चलिए, तो किन डिजीजेस में मड बाथ जो है वो उपयोगी होता है? स्किन डिसऑर्डर्स जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, जिनके सफेद दाग की शिकायत है, इचिंग की प्रॉब्लम है, शरीर में जलने की मतलब जलन महसूस होती रहती है, कुछ केसेस ऑफ सोराइसिस जहां ओपन वुंड ना हो वहां पे, या जिसमें जिनके बॉडी से दुर्गंध आती है, पसीने में दुर्गंध होती है, स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, खून की कमी होती है, या जिनके मोटापा है, डायबिटीज है, ऐसे प्रॉब्लम्स में जो है मिट्टी स्नान बहुत उपयोगी होता है। किन केसेस में नहीं दे सकते? सिवियर हार्ट डिजीजेस हैं उसमें नहीं दे सकते, हाई बीपी है बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दे सकते, पैरालिसिस पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको नहीं दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों में मिट्टी स्नान नहीं दिया जाता। बाकी सब केसेस में मिट्टी स्नान बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत तेज जाड़े में, सर्दियों के मौसम में नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुले स्थान पे दिया जाता है तो ठंड लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वहां पे नहीं दिया जाता है। तो ये है मिट्टी स्नान। मैम जैसे कई पुराने लोगों को देखा वो अभी भी खेत में गड्ढा खोद के डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो वो लगाना चाहिए? बिल्कुल लगा लेना चाहिए। मिट्टी के गड्ढे में लेटना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है ये। अच्छा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बढ़िया है, लेकिन खेत की मिट्टी ना हो, क्योंकि खेत में वो सब पेस्टिसाइड वगैरह पड़ा होता है। तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कुछ ऐसा मिला हुआ ना हो मिट्टी में, तो वहां ऐसा करा जा सकता है। इसी के साथ एक चीज और, हाँ अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस। थेरेप्यूटिक यूजेस यानी किन किन बीमारियों में मिट्टी का इस्तेमाल होता है? आर्थराइटिस में होता है, सभी तरह के जोड़ों के दर्द में, कई तरह के स्किन डिजीजेस में, जैसे मैंने कहा जहाँ खुला हुआ घाव है वहां छोड़कर बाकी जगह पे स्किन डिजीज में यूज कर सकते हैं। कब्ज में, सिर दर्द में, मसल्स या स्केलेटल संबंधित रोगों में, स्ट्रेस में, अनिद्रा में, ऐसी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली कई जगह पे मिट्टी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, इकोनॉमिकल है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, और आपकी हेल्थ को बना के रखने में, बीमारियों को दूर करने में और हीलिंग करने में अच्छी होती है। अब इसके बाद एक टॉपिक आपका इसमें बचता है, सूर्य तप्त रेत स्नान, सन चार्ज सैंड बाथ। उसमें क्या होता है? उसमें एक आपके 6 फीट का लंबा और 2.5 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदा जाता है, और उसके बाद उसके अंदर जो है चौड़ा और लगभग 2.5 से 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, और उसके अंदर जो है व्यक्ति को पहले बालू जो होती है उसको धूप में पूरी तरह से गर्म कर दिया जाता है। साफ बालू ली जाती है और उसको धूप में 4-5 घंटे के लिए एकदम गर्म कर दिया जाता है। जैसे 12 से 3 के बीच में अगर हम कहें तो 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए उसको बिल्कुल गर्म कर दिया जाता है। और उसके बाद पहले गड्ढे में थोड़ी सी रेत डाल दी जाती है। रोगी को निर्वस्त्र कर 2-3 ग्लास पानी पिला करके, सिर पर ठंडा टॉवल रख करके, और उसके बाद उसको उस बालू पे वाले गड्ढे में लिटा दिया जाता है, और ऊपर से और बालू जो धूप में गर्म हुई होती है उससे ढक दिया जाता है। तो इतना ही गर्म होना चाहिए कि व्यक्ति जले नहीं, उतनी गर्म बालू उसको रख देनी चाहिए।
इसका 15 मिनट से 30 मिनट के लिए रोगी को इस बालू के गड्ढे में जो है वो रखा जाता है। और ये बेसिकली बहुत गुणकारी होती है, खासकर जिन लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस है या मल्टीपल जॉइंट की आर्थराइटिस है या पैरालिसिस के केसेस हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि ऑटोमेटिकली बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, स्वेटिंग प्रमोट करती है, और उसकी वजह से जोड़ों के दर्द है या जॉइंट की स्टिफनेस है, तो ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। लकवा के पेशेंट को, जिनको मतलब पार्शियल पैरालिसिस है या सिर्फ पैरों की पैरालिसिस है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत, वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे केसेस में ये बहुत ही उपयोगी ट्रीटमेंट देखा गया है। और बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि व्यक्ति रोगी जो है खाली पेट होना चाहिए और उसको पानी पिलाकर ही लेटाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए उसका सिर छांव की तरफ हो या उस पे अच्छे से गीला टॉवल से उसको प्रॉपरली कवर कर दें। बीच बीच में तौलिए पे ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहें। रोगी को अगर चक्कर या घबराहट हो तो उसको तुरंत निकाल दें तो अच्छा रहे। इस ट्रीटमेंट के बाद व्यक्ति सादे पानी से नहा के और कम से कम आधा घंटा उसको विश्राम करना चाहिए। बहुत अशक्त या कमजोर रोगियों को या वृद्ध रोगियों को ये ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। कम से कम 30 मिनट बाद ही उसको कुछ हल्का लिक्विड आहार जो है इस ट्रीटमेंट के बाद दे सकते हैं। तो ऐसी चीज, ये आपका सूर्य तप्त रेत स्नान होता है। अब इसके साथ आपका मिट्टी चिकित्सा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं या अगर कोई नदी के किनारे रहते हैं और वहां पे इस तरह से बालू है तो वो बालू में, रेत में ये स्नान वहां पर भी ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। मैम घर में हम क्या चीजें कर सकते हैं आराम से जो हो जाए? हाँ, घर में क्या चीजें कर सकते हैं? घर में कुछ चीजें कर सकते हैं। मिट्टी पट्टी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको मिट्टी मिल जाती है तो। अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो क्या करें, तो आप मिट्टी का लेप कर सकते हैं। लेप में आप क्या करेंगे कि थोड़ी मिट्टी गला लीजिए, जैसे मुल्तानी मिट्टी आसानी से, मुल्तानी मिट्टी, ओके। हाँ, तो उसको गला लीजिए और उसके बाद उसको आप गाढ़ा लेप, मतलब उसको रात भर गला के छोड़ दीजिए, फिर मिक्स करके उसका गाढ़ा मोटा लेप जिस अंग पे लगाना है, सपोज पेट की हम बात करें तो पेट पर एक मोटा लेप उसका लगा के छोड़ दीजिए और 30 से 45 मिनट्स तक उसको लगे रहने दीजिए। जब वो ड्राई आउट हो जाए तब आप उसको वॉश कर लीजिए। तो एक चीज ये यूज कर सकते हैं। आप फेस पैक यूज कर सकते हैं। आप बालों को धोने के लिए कभी कभार आप महीने में एक बार उसको यूज कर सकते हैं। चौथा, आप मैम एक बात बताइए कि जॉइंट में पेन है, सपोज आपके नी में पेन है, ठीक है, या एड़ी में दर्द है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी बालू आपको मिल जाती है तो उसको कढ़ाई पे अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसकी पुलटिस बना लीजिए और उस अंग विशेष पर उसकी सिकाई कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज एड़ी का हिस्सा है जिसको आप कोई छोटी बाल्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी रेत गरम करके डाल दीजिए, उसके अंदर आप अपना पैर रखिए और उसके ऊपर से और रेत डाल दीजिए और उसको उसमें एक तरह से लोकल उसका वहां पे उसको पैक कर दीजिए और 30-40 मिनट्स 50 मिनट्स उसको रहने दीजिए। फिर निकाल करके उस अंग विशेष को धो लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, तो वो भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो ऐसे जो अंग आप आसानी से किसी सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, जैसे सपोज कलाई में प्रॉब्लम है, सपोज आपके एड़ी में प्रॉब्लम है, तो यह अंग ऐसे हैं जिसमें आप इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक मैम, मतलब मिट्टी का लेप या मिट्टी स्नान करने के बाद पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए उसको धोने या नहाने के लिए? बिल्कुल नॉर्मल, साधारण, बिल्कुल नॉर्मल जो नल का पानी होता है, ना तो गर्म ना ठंडा, बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर के बराबर। कैमरा तो बोलिए स्मिता जी। मैम जो आपने रेत का बताया वो एड़ी में हड्डी बड़ी होती है तो उसका ट्रीटमेंट है? अनुभूति जी क्या कह रहे हैं? एड़ी में जो हड्डी बड़ी हुई होती है उसका ट्रीटमेंट है ये रेत वाला? उसमें भी, हाँ, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। बोन्स पर, एड़ी में हड्डी बढ़ना मतलब बोन्स पर मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, डाइट इंप्रूव करिए। मैम मुल्तानी मिट्टी अच्छी जी श्वेता जी, कैसे पता चलता है? एक एक करके बोलिए, श्वेता जी बोलिए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं।
आप मिट्टी को गर्म करके भी लगा सकते हैं, गर्म पानी में घोल करके भी लगा सकते हैं। जिनको स्किन डिसऑर्डर है वो नीम की पत्तियां बॉईल करके और उस पानी में भी मिट्टी को भिगोकर और उसका लेप कर सकते हैं, है ना। तो बहुत तरह से वैरायटी से आप इसको यूज कर सकते ये लेप लगा करके धूप में बैठना है? हाँ, धूप में बैठे तो ज्यादा अच्छा है, हल्की धूप में बैठे, और नहीं पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा छांव में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स हैं वो खुले में नहीं बैठ सकती हैं, तो हल्की छांव में भी बैठ सकते हैं। बट जो लोग धूप में बैठ सकते हैं, उपलब्ध है, वो व्यवस्था है, तो धूप में बैठे तो और अच्छा है। मैम मुल्तानी मिट्टी का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं कि अच्छा है? एक एक करके बोलिए, 1 मिनट। अपेक्षा जी बोलिए, संकेत जी आप म्यूट करिए। हाँ, मैम मुल्तानी मिट्टी अच्छी है, ये कैसे पता चलता है? आजकल मार्केट में इतने सारे टाइप की आती है, समझ नहीं आता। ढेले वाली लाइए, पिसी हुई मत लाइए। ढेले वाली जो आती है ना, वो ट्रेडिशनल ऐसे मोटे मोटे, वो ले आइए पत्थर नुमा, उसको घर में पीस लीजिए, छान लीजिए। आप पिसी हुई लाएंगी तो उसमें कुछ भी मिलावट हो सकती है। मैम जितने भी जो हॉट पैक या हॉट बाथ या हॉट फुट बाथ वगैरह जो भी बताए जाते हैं, सब में ये कहा जाता है कि सिर पे ठंडा टॉवेल रखें। तो जो मॉडर्न डे स्पा वगैरह होते हैं, उनमें जो स्टीम रूम या सोना वगैरह होते हैं, दैट मीन्स उनको डायरेक्टली यूज करना बिना सिर पे ठंडे टॉवल के, वो नुकसान ज्यादा करते होंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसीलिए हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है वहाँ। हमें हमेशा सिर का हिस्सा ठंडा ही रखना चाहिए। डायरेक्टली हीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट का आपको नहीं पता है कि उसका, आप हर वक्त बीपी थोड़ा ना चेक कर रहे हो उसका, है ना। और अगर किसी को ठंड की वजह से साइनस वगैरह की प्रॉब्लम तब भी रख जैसे, सकते हैं, तब भी फिर रख भी रख सकते हैं। हम्म। ओके। और मैडम अगर आप अगर कैंप की डेट बता सके, क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं इंडिया आ रही हूँ अक्टूबर नवंबर में। दशहरे के आसपास है, मोस्ट प्रॉब्ली 1 हफ्ते में आपको अनाउंस हो भी जाएगा कैंप, है ना। ओके तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज अराउंड दशहरा, ओके 1 or 2 days 3 days बिफोर दशहरा, या मतलब इंक्लूडिंग दशहरा, ऐसे ही है, ठीक है। ओके तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड दशहरा, 2-3 दिन इधर उधर मिला के। मैम अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है किस जगह रहेगा इस बार? अब हो गई है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट अलाउड नहीं है। ताऊ जी परमिशन देंगे तब करेंगे। आंचल दीदी और ताऊ जी की परमिशन के बगैर मैं मुंह नहीं खोल सकती। जी हाँ, और मैम मुझे ये पूछना था, जिनको नाभि खिसकती है, भागोला बोलते हैं जिसको, उसको ये मिट्टी का लेप या ये करने से आराम मिलेगा? नाभि सेट करे बगैर नहीं मिलेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि बार बार नहीं खिसकेगी। कुछ लोगों की आप देखिए, नाभि सेट करिए फिर खिसक जाती है, फिर सेट करिए फिर खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ही बहुत पुअर है ना। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मिट्टी पट्टी या मिट्टी लेप हेल्पफुल है। अगर आप रेगुलर करते हैं, साथ में नाभि सेट कर देते हैं, उसके बाद वो बार बार नहीं खिसकेगी, ये हो सकता है। मैम मुझे एक प्रश्न था। जी पूछिए। मेरे एक्चुअली नाक जो है, तो नाक के बीच में जो पर्दा होता है, तो वो पूरा का पूरा टेढ़ा है। तो एक साइड बहुत जगह है और एक साइड बहुत ही कम जगह है, तो ब्रीदिंग में इश्यू आते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? नेति करना सीख लीजिए। क्या? नेति करना सीख लीजिए। नेति नीति? नेति, ओके ठीक है। डेविएटेड नेजल सेप्टम है आपको, और इसकी आप सर्जरी भी करा लेंगे, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो उसका तरीका है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीख लीजिए, आप सर से बात कर लीजिए और नेति करना सीखिए। नेति करेंगे तो उससे आपका ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले जल नेति करिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे सूत्र नेति या रबड़ नेति सीख लीजिए, तो ये प्रॉब्लम में काफी आराम हो जाता है। मैम ये मिट्टी स्नान या फेस पे लगाना, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रखनी चाहिए? हाँ, मिट्टी स्नान जो है, देखिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि रोज मिट्टी स्नान ले लें, क्योंकि कोई भी होल बॉडी ट्रीटमेंट अगर एनर्जी देता है तो एनर्जी आपकी लेता भी है। तो इसलिए वंस अ वीक या वंस इन 10 days इसको यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर है, डिजीज है, तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाए। और
जो आपके मिट्टी फेस पैक है वो भी ऐसा ही है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, या अगेन अगर कोई एक्ने या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मे बी 3-4 डेज रेगुलर, फिर स्टॉप कर दिया। तो टोटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एवरेज अगर हम माने तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा नहीं। नहीं, रेसिपी नहीं बताई थी मैंने, तो सिर्फ बताया था कि ऐसे बन जाता है। रेसिपी तो लंबी चौड़ी है। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब थक गए सब लोग? नहीं थके? कितने थक गए? कोई नहीं थका? कितने नहीं थके? चलिए ठीक है, तो अब मजा आ रहा है तो थोड़ा मजा और लीजिए, अभी हम क्लास बंद नहीं करते हैं। वैसे तो मैंने यही टॉपिक सोचा था, लेकिन आपके 2 टॉपिक्स और हैं जिसको हम फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये अफसोस नहीं रहे कि हमने ये नहीं पढ़ा। भले हम नहीं पढ़े लेकिन क्लास तो हुई, ये रहेगा। एक टॉपिक जिसके लिए सब बड़े परेशान थे, त्रिदोष। ये परेशान? हाँ मैम। हाँ मैम। चलिए, वात पित्त और कफ की कहानी। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियम ना स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब क्या हुआ, क्या कहानी हमने गढ़ दी? स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? तो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण ही यही होते हैं कि सब कुछ सम में रहे, यानी सब समानता में रहे, कोई चीज की ना तो अधिकता हो और ना किसी चीज की शरीर में कमी हो, तो वो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दोष जो शरीर में है, दोष यानी वात पित्त और कफ, तो आयुर्वेद ये मानता है कि शरीर जो है वो वात पित्त और कफ दोष के माध्यम से बना है। अब दोष से शरीर बना है, अग्नि है उसमें जो सम अवस्था में रहने चाहिए, धातु सम अवस्था में रहने चाहिए, जो मल की क्रिया है वो समानता में रहने चाहिए, तो ही व्यक्ति प्रसन्न रहे, और साथ में प्रसन्नता होनी चाहिए। यही स्वास्थ्य का सूत्र है। और शरीर का मूल क्या बताया गया है? वात पित्त और कफ, 3 दोषों को, साथ में रस को, धातुओं को, इन सबको शरीर का मूल बताया गया है, और इनकी साम्यता ही शरीर की सही स्थिति बताई गई है। ठीक, तो बहुत लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। शरीर 5 तत्वों से बना है, जल पृथ्वी आकाश अग्नि वायु, ये हम जानते हैं। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा गया है, और ये पंच महाभूत जो है बॉडी में सूक्ष्म ऊर्जा या सटल एनर्जी के सोर्सेज हैं। अब इन्हीं पंचभूतों से जो है आपके वात पित्त और कफ 3 दोष बने हैं। वात बना है आपका ईथर और एयर यानी आकाश और हवा से, पित्त बना है फायर और वाटर से, कफ बना है अर्थ और वाटर से। तो ये आपके एलिमेंट्स जो हैं वो आपके 3 दोषों को निर्माण करते हैं। इन्हीं पंच महाभूत के मेल से दोषों का जन्म होता है। एक दोष का जन्म 2 महाभूतों के मेल से होता है। वात दोष वायु आकाश, पित्त दोष अग्नि जल, और कफ दोष पृथ्वी व जल। तो आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि वात पित्त और कफ जब दूषित होते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है, और जब ये समत्व की स्थिति में रहते हैं यानी स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं तो सप्त धातु और शरीर को धारण करते हैं, वह संतुलित रखते हैं। तो बेसिकली धातु वातु आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस ये समझना है कि जब ये समत्व में रहते हैं तो शरीर बैलेंस रहता है, यानी जैसे पंच महाभूत हैं वो अगर बैलेंस में रहते हैं तो शरीर सही रहता है, और जब ये डिस्टर्ब होते हैं को त्रिदोष कहा गया है। तो इसलिए ये शरीर के निर्माण हेतु होते हैं, और ये माना गया है कि आपकी जो प्रकृति है यानी आपका जो नेचर है, आपके जो भी आप यूनिक जो बॉडी टाइप है आपकी, वो भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो किसी में वात ज्यादा है, किसी में कफ ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में वात पित्त है, किसी में वात कफ है, किसी में पित्त कफ है। तो ऐसे अलग अलग जो आपके बॉडी में दोष की
क्वांटिटी है उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी या प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो इनके सबके अपने अपने गुण हैं। जैसे वात का है क्रिएटिव, एनर्जेटिक, अडेप्टेबल, स्पॉन्टेनियस, गुड कम्युनिकेशन। कफ का है काम, स्टेबल, ग्राउंडेड, स्ट्रॉन्ग, एंड्योरेंस, केयरिंग। पित्त का है इंटेलिजेंट, शार्प, ऑर्गेनाइज्ड, वार्म, फ्रेंडली, लीडर। ये गुण है। अब इनके कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं प्लस इनका प्रोपोर्शन अलग अलग हो जाता है, किसी में वात ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में कफ ज्यादा है, किसी में वात और कफ ज्यादा है लेकिन पित्त कम है, कुछ लोगों में उसमें भी कुछ में वात ज्यादा है और कफ कम है, या कफ ज्यादा है वात कम है। तो ऐसे अलग अलग वेरियस बॉडी टाइप्स या प्रकृति क्रिएट होती है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, आपके टेंडेंसी को डिफाइन करती है, आपके नेचर को डिफाइन करती है, आपके रहन सहन खान पान से ये अफेक्टेड होती है। तो और ये अलग अलग मौसम से इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल से प्रभाव पड़ता है, आपकी एक्टिविटीज से प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसको प्रभावित भी करती हैं। तो आयुर्वेद में दोष यही है और ये व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इनका बैलेंस होना जो है वो स्वास्थ्य होता है और इनका इम्बैलेंस जो है वो विकृति कहलाता है। ठीक, तो हम शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में इन तीनों को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, इतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। वात की जो गुण होते हैं, मेंटल अलर्टनेस होता है, क्रिएटिविटी होती है, इंथुजियाज्म होता है, इमोशनल बैलेंस होता है, ये सब होता है। बॉडी जो है वो वेस्ट मैटर आराम से निकाल देती है, नींद हल्की होती है, गहरी नींद नहीं होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बॉडी के फंक्शंस अच्छे होते हैं, शरीर मोटा नहीं होता, पतला होता है, वजन कम होता है, लेकिन शरीर में ड्राइनेस होती है, बाल जल्दी टूटते हैं, स्किन में ड्राइनेस होती है, भूख ऊपर नीचे लगती है, कभी ज्यादा लगती है कभी कम लगती है। तो इस तरह के गुण जो हैं वो वात प्रकृति के व्यक्ति में देखी जाती है। इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, वरी बढ़ जाती है, इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, मेंटल कंफ्यूजन रहता है, इमोशनल जल्दी कभी रोना आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, इम्पेशंस हो रहा है, कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत जल्दी हम कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, या नींद नहीं आती है, इम्यून सिस्टम घट जाता है, बार बार सिर दर्द होता है, बॉडी में क्रैम्स आते हैं, वजन कम होता जाता है, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें जो हैं वो देखने में आती हैं। तो ये है बात। फिर आ जाते हैं पित्त पे। तो पित्त क्या होता है, अगर अच्छा पित्त का बेसिक नेचर क्या होता है कि बहुत फोकस्ड व्यक्ति होता है, उसका गोल सेट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, शार्प माइंड होता है, बहुत डिसाइसिव होता है, डर नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, मेमोरी बहुत शार्प होती है, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का बहुत तरीका सही होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती हैं। और अगर बॉडी में देखें तो डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वाइटैलिटी अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, और मीडियम बॉडी होती है, ना तो मोटा होता है ना पतला होता है, नींद भी ठीक ठाक होती है। तो ये पित्त कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब जब पित्त बिगड़ता है तो क्या होता है, गुस्सा जल्दी आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, सब चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना, हर चीज़ को कंट्रोल करना, कोई चीज़ का बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहना, और बहुत जल्दी तेज़ गुस्सा आके बहुत बड़बड़ा देना या बहुत कुछ बोल देना, लोगों को बहुत जज करना, बहुत लोगों के प्रति द्वेष भावना रखना, मान कषाय बहुत ज़्यादा होना, एरोगेंस बहुत होना, कंपटीशन की भावना ज़्यादा हो जाना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है मेंटली। फिजिकली अगर देखें तो शरीर में गर्मी बहुत लगती है, बहुत जल्दी स्किन डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, बहुत जल्दी दाने वाने उभर आते हैं, एक्ने वगैरह आ जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, देखने में दिक्कत हो जाती है, आईसाइट कमज़ोर हो जाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, बहुत डायरिया की शिकायत रहने लगती है, या पेट में अल्सर वगैरह हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है, या लिवर संबंधित डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। कफ की हम बात करते हैं तो माइंड काम, धीमे धीमे प्यार से सारे काम करना, सॉफ्टली बोलना, सॉफ्टली हर काम करना, आराम आराम से चलना, किसी बात की जल्दबाजी नहीं रखना, बहुत पेशेंस रहना, बहुत लॉयल्टी होना, जो एक बार दोस्त बन गया जिंदगी भर दोस्त रहेगा, सबको माफ कर देना, बहुत लोगों की केयर करने की आदत, बहुत लोगों के साथ अच्छा
लोगों की तकलीफें सुनना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये कफ वाला होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो मजबूती होती है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बाल घने लंबे होते हैं और स्किन वगैरह, हेयर वगैरह स्ट्रांग होते हैं, मोशंस रेगुलर होते हैं। तो ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा मोटापा लिए हुए शरीर होता है, बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। कफ इम्बैलेंस से क्या मतलब है? आलस, प्रमाद, शरीर में हमेशा भारीपन लगना, बहुत ज़्यादा सोना, ओबेसिटी हो जाना, लेजीनेस रहना, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाना। फिर खाना पचना नहीं, हमेशा उल्टी उल्टी जैसा जी होते रहना, कफ की शिकायत, लंग से संबंधित प्रॉब्लम, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सर्कुलेटरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इस तरह की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीकों से, जो हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोगी कर सकते हैं, उसकी ही बात करते हैं, क्योंकि वही काम आएगा। बाकी डिटेल में इतना आयुर्वेद पढ़ के आपको कहाँ जाना है। तो डेली यूज में वात को बैलेंस करने के लिए सोने उठने का समय सही रखिए, कोई भी काम को करिए तो उसका टाइम फिक्स करिए, रेगुलर रूटीन में हर चीज को करने की कोशिश करिए, डाइट अपनी रेगुलेटेड रखिए। ये नहीं आज ज्यादा खा लिया, कम दूसरे दिन बहुत कम खाया, एक समय खाया दूसरे समय नहीं खाया, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड करिए, एक्सेसिव एक्सरसाइज मत करिए। तो इस तरह की चीज़ों को, मतलब जितना रेगुलराइज अपने रूटीन को, सब चीज़ों को फिक्स रखेंगे, उतना वात की शिकायत कम रहेगी। पित्त वालों के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट ना करें, बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स नहीं लेने चाहिए, जैसे अल्कोहल, टबैको, कॉफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। पानी की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए, शीतली शीतकारी प्राणायाम, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को परफेक्शन की ओर मत ले जाइए, परफेक्ट करने की कोशिश मत करिए। कफ की बात करें तो कोशिश करिए कि दिन में सोने की आदत को छोड़ दीजिए, जो है अपनी एक्सरसाइज का एक रूटीन ज़रूर रखिए, कुछ ना कुछ मेंटल एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, पजल सॉल्व करना, मेंटल गेम्स करना। ओवर ईटिंग की आदत को छोड़िए, बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करिए। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें तो हम बहुत सिंपल तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि बात वाले 10 बजे तक सो जाएं, डेली रूटीन रेगुलर रखें, मेन मील जो है दोपहर में सबसे भारी भोजन दिन में करें, योग प्राणायाम मेडिटेशन करें, मालिश कराना अच्छा रहता है उनके लिए, वार्म स्वीट सार सॉल्टी फूड खाना चाहिए। पित्त वालों को हर चीज़ मॉडरेशन में करनी चाहिए, कोई चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। मेन मील नून में लीजिए, वॉकिंग करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी के आसपास रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, कूलिंग फूड लेने चाहिए, मीठी चीज़ें लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कफ वालों को एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, वॉकिंग ज़्यादा करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, फास्टिंग वगैरह वंस अ वीक जरूर करनी चाहिए और लाइट और वार्म फूड जो है वो खाना चाहिए। वेरी सिंपल थिंग्स, बट बहुत ज़्यादा इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। चलिए, तो एक ये टॉपिक आपका वात मतलब त्रिदोष का कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि शिकायत किसी की ना रहे कि हमें पढ़ाया नहीं। चलिए मैम, एक क्विक क्वेश्चन है कि अपनी कैसे प्रकृति कैसे पहचाने, क्योंकि जैसे लिस्ट अरे में देख गूगल रहे थे करिए, तो गूगल करिए, उसमें दीजिए कि प्रकृति टेस्टिंग ऐप या प्रकृति टेस्टिंग, तो वो आपको कम से कम 20, 22, 25 क्वेश्चन दे देगा, भर डालिए, वो आपको प्रकृति कैलकुलेटर डाल दीजिए, आयुर्वेद प्रकृति कैलकुलेटर निकल आएगा। अब आजकल तो सब कुछ गैजेट्स है, क्या करना है दिमाग लगा के। आयुर्वेद द साइंस ऑफ लाइफ, ठीक। आयुर्वेद में बहुत कुछ नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है ऋतुचर्या, यानी मौसम के हिसाब से अपनी जीवन शैली को कैसे बनाएं जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। जो इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि षड ऋतु कौन कौन सी हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, ठीक। तो अभी ग्रीष्म चल रहा है, वर्षा कहीं जगह शुरू हो गया है, लेकिन इसको हम 2 काल में डिवाइड करते हैं। ये 12 महीनों के नाम हैं
जिनको नहीं पता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगन्य, पौष, माघ, फागुन। वैसे तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, मंथ्स इसके बगल में दिए हैं, ऋतु इसके बगल में दिया है, अंग्रेजी की ऋतु उसके बगल में दी है। तो इसकी आप ले लीजिए, इसको रट लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो बता सकेंगे। ठीक, ऋतुचर्या क्या है? एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है कि मौसम के अनुसार अपना खान पान, रहन सहन जो है वो सीजन के हिसाब से हमें एक स्वस्थ व्यक्ति को बदलते रहना चाहिए, जिससे कि रोग ना आए, व्यक्ति रोगी ना बने और हमेशा स्वस्थ बना रहे। आयुर्वेद में साल को 2 भाग में, 2 काल में डिवाइड करा गया है, टाइम पीरियड्स में। पहला आता है आदान काल, जो नॉर्दर्न सॉलिस्टिस माना जाता है, 14 जनवरी से 14 जुलाई का समय, जिसमें 3 ऋतुएं आती हैं आपकी, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ठीक, विंटर, स्प्रिंग और समर, ये 3 आपकी ऋतुएं इसके अंदर आती हैं। और दूसरा आता है आपका विसर्ग काल, सदर्न सॉलिस्टिस यानी दक्षिणायन जिसको हम कहते हैं, 14 जुलाई से 14 जनवरी, जिसमें आपकी 3 ऋतु फिर आती हैं, वर्षा ऋतु, मानसून, शरद ऋतु ऑटम और हेमंत ऋतु लेट ऑटम या प्री विंटर। तो ईच काल, हर काल में 3 सीजन जो है वो कवर हो जाते हैं। टोटल मिला के 6 सीजन वाला हमारा देश है। ये बहुत बेसिक है, ये सबको पता है। अब ऋतुचर्या की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह का हमें खान पान रखना चाहिए। बहुत सिंपल चीज को अगर बहुत सिंपल ढंग से हमें समझना है तो सिर्फ ये समझिए कि जिस सीजन में जो चीज उपलब्ध है उस सीजन में उसका इस्तेमाल करिए, उसके विपरीत जो है काम मत करिए। और बहुत कॉमन सेंसिकल चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बुद्धि लगाने की आपको जरूरत भी नहीं है। बहुत कॉमन चीजें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। कोई बहुत ज्यादा हमें दिमाग इसमें खर्च नहीं करना है अगर हम कॉमन सेंस यूज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में हम क्या करेंगे? गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, हल्के सूती कपड़े पहनेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? हम बहुत ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे, ओवर एक्सरसाइजिंग नहीं करेंगे, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेंगे, पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, पानी युक्त जो फल और सब्जियां आ रही हैं उसका प्रयोग करेंगे अपनी डाइट में। बहुत ज़्यादा तला भुना आहार नहीं खाएंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होता है। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है। इतना अगर आपको पता है तो आपको ऋतुचर्या आती है। ठीक, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। वसंत ऋतु से शुरू करते हैं, फरवरी, मार्च टू अप्रैल का जो टाइम होता है, जो इस समय कफ जो है वो अक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में, और अक्यूमुलेटेड कफ जो है वो पिघलने लगता है, लिक्विडिफाई होने लगता है, और कफ दोष जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इस समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब चीजें होती हैं। मध्यम बल होता है, यानी शरीर में ताकत जो है मीडियम होती है, ना तो बहुत कम होती है ना बहुत ज्यादा होती है। क्या खाना चाहिए हमें इस समय? बार्ले खाना चाहिए, गेहूं खाना चाहिए और फर्मेंटेड चीज़ें खानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें, सोंठ खानी चाहिए, मोठ खाना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें इस समय पे खाना उपयोगी रहता है। क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत भारी भोजन नहीं खाना चाहिए, बहुत खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, हैवी स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। एक्टिविटीज़ में इस समय कुंजल वगैरह बहुत अच्छा है, ड्राई मसाज करना बहुत अच्छा रहता है। फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग योग नहीं कर रहे होते हैं वो इस समय शुरू कर सकते हैं, वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। गार्गल वगैरह करना चाहिए, यानी गरारे वगैरह करिए, जिससे कि कफ दोष जो है वो शरीर से बाहर निकले, इकट्ठा ना हो। कॉमन डिजीजेस क्या होती हैं? श्वास की संबंधित की दिक्कत होती है, कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जीज, ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। और दवाइयों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि दवाइयाँ हम लोग देते नहीं हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, जो अभी चल रही है समर में, अप्रैल टू मई टू जून। बहुत एक्सेसिवली ड्राई और हॉट वेदर होता है। इसमें वात का संचय होता है और कफ का शमन, यानी कफ इस समय खत्म हो जाता है शरीर में और वात यानी ड्राइनेस जो है बॉडी में बढ़ने लगती है। तो उसकी वजह से आपका जो शरीर का बल होता है वो लोएस्ट पे होता है इस समय। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, तो इजी टू डाइजेस्ट फूड इस समय खाना चाहिए, मीठी चीज़ें खानी चाहिए। जिनका नेचर ठंडे की तरफ है वो लेना चाहिए। लिक्विड ज़्यादा लेने चाहिए, जैसे बेल का रस हो गया आपका, इस तरह की चीज़ें हो गई। जो घर के बने शरबत वगैरह हैं वो ले सकते हैं। लाइट कुक फूड लेना चाहिए, दही, छाछ, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। पानी से युक्त फल वगैरह जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए?
अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कड़वी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इस समय आंवला आता भी नहीं है तो आंवला लेना नहीं चाहिए। बहुत गर्म चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्टिविटीज़ में क्या करना चाहिए, इस समय दिन में आप थोड़ी देर सो सकते हैं, अच्छा रहता है। ठंडी जगह पे रहना चाहिए, जहाँ पे ठंडक हो, जैसे जहाँ पे हरियाली हो उस जगह जाना चाहिए। कोल्ड वाटर मतलब सामान्य जल का इस्तेमाल करना चाहिए नहाने धोने में। घर में फूल वूल सजा के रख सकते हैं, खुशबू वाले फूल आते हैं, बेला वगैरह, उसका इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जॉर्शन नहीं करना चाहिए। बीमारी क्या होती है, सनस्ट्रोक हो जाता है, एग्जॉस्शन हो जाता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, शरीर में प्रदाह महसूस होता है, ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। फिर नेक्स्ट वर्षा ऋतु जो आने वाली है, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त। डाइजेस्टिव फायर बहुत कमज़ोर हो जाता है और पानी से संबंधित रोग होने लगते हैं शरीर में। वात का प्रकोप इस समय बढ़ता है और अल्प बल यानी बहुत कमज़ोरी रहती है, मतलब डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो रहता है। तो इस समय खाने में जो है ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जो वात रोगों को कम करे, यानी हल्का जिसमें तेल या घी का इस्तेमाल हो, लेकिन बहुत अति मात्रा में नहीं। और पुराना चावल है, पुराना गेहूँ है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे जौ का सूप बनाकर या इस तरह का ज्वार वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हल्की चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें नहीं हैं, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नींबू पानी वगैरह का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है क्योंकि एंटीबायोटिक है। हल्दी का प्रयोग अपने डाइट में करना चाहिए इस समय पर। काली मिर्ची का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो आपकी एंटीबायोटिक गुणों को बढ़ाएँ। ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिसमें जो पानी जो है वो गंदा है, इम्प्योर है, कंटामिनेटेड है। और इस समय ड्राई मसाज करना बहुत अच्छा रहता है, जहाँ ह्यूमिडिटी ना हो वहाँ रहना चाहिए। फूलों का इस्तेमाल करें, जो इत्र वगैरह है उसका इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। दिन में सोना अच्छा नहीं रहता, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, धूप में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सन जो है वो इस समय बहुत तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है, तो वो आपको बहुत ड्राइनेस लाता है अंदर से। इस समय वाटरबोर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाते हैं, डायरिया, डायसेंट्री, स्किन डिजीजेस, अम्लपित्त, एंडेमिक्स, कॉलरा, इस तरह की टाइफॉइड वगैरह ऐसी बीमारियां इस समय होती हैं। नेक्स्ट शरद ऋतु आ जाती है कि इसमें सनरेज फिर से बहुत तेज हो जाती हैं, तो पित्त प्रकोप बढ़ जाता है, बल आपका पहले से इम्प्रूव हो जाता है। तो डाइट में स्वीट चीज़ें, कोल्ड चीज़ें, हल्की चीज़ें, बिटर थोड़ा सा, ऐसी चीज़ें हम जैसे मूंग वगैरह बहुत अच्छा होता है, थोड़ा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े बिटर फूड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो पित्त को रिड्यूस करते हैं। करेला वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्या नहीं लेना चाहिए, बहुत फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, बहुत ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दिन में नहीं सोना चाहिए, रात को टाइम से सो जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आ जाता है हेमंत ऋतु। इसमें आपकी जठराग्नि जो है वो अच्छी हो जाती है, पाचन शक्ति बेटर हो जाती है, कफ का संचय शुरू हो जाता है, वात जो है वो घटने लगता है, बॉडी का बल अच्छा होता है। तो हेवी फूड आप खा सकते हैं, नया चावल आप खा सकते हैं, ग्रेन्स आप खा सकते हैं, थोड़ी सी भारी चीज़ें आप खा सकते हैं, जिसमें सॉल्ट वाली चीज़ें खा सकते हैं, मीठी चीज़ें खा सकते हैं, घी से युक्त या ऑयल से युक्त चीज़ें आप खा सकते हैं, दूध वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर केन इस समय होती है तो शुगर केन के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या नहीं लेना चाहिए, बहुत लाइट फूड नहीं लेना चाहिए, बहुत ड्राई फूड नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस समय उपवास वगैरह नहीं करना चाहिए। एक्टिविटीज़ में ऑयल मसाज करना चाहिए, लोकल या फुल बॉडी मसाज अच्छा रहता है। गर्म कपड़े पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा बॉडी पे ना लगे, ऐसा करना चाहिए। थिक ब्लैंकेट्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। और इस समय जोड़ों से संबंधित रोग जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर विंटर सीजन, ठीक, शिशिर ऋतु वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हेमंत जैसे ही रहता है। ऋतु संधि क्या होती है? ऋतु संधि होती है लास्ट 7 डेज ऑफ आउटगोइंग ऋतु एंड फर्स्ट 7 डेज ऑफ कमिंग ऋतु, यानी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन जब होता है
तो कुछ इफेक्ट उस ऋतु का होता है और कुछ इस ऋतु का होता है। जैसे इस समय गर्मी और बरसात दोनों का मिक्सचर हमें मिल रहा है, तो हमें दोनों के डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए और अपनी बॉडी को समझते हुए उसको धीरे धीरे अडेप्ट करना चाहिए। ठीक, तो ये बेसिकली ऋतुचर्या है। फिर आते हैं दिनचर्या। दिनचर्या का क्या मतलब है? दिनचर्या जो होता है दिन यानी डे, और चर्या मतलब एक्टिविटी। तो दिनचर्या आयुर्वेद के जो डेली रूटीन हम फॉलो करते हैं अपने सेल्फ केयर के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो चर्या का फॉलो करता है, रूटीन का फॉलो करता है, उसको हम दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या हमारी डेली साइकिल होती है। अब आयुर्वेद दिनचर्या 2 पार्ट में है, सन साइकिल और मून साइकिल, यानी दिन का समय और रात का समय। तो 2 साइकिल्स में 4-4 घंटे के अलग अलग पीरियड्स को डिवाइड करा गया है, जिसमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ऐसे करके उसको डिवाइड करा गया है, और उस हिसाब से दिनचर्या जो है वो प्लान की जाती है एक व्यक्ति की। फर्स्ट साइकिल जो आपकी दिन की मतलब डे चर्या यानी मतलब जो दोपहर की दिन की होती है, सनराइज से सनसेट 6 AM to 6 PM हम यूज करते हैं। तो सुबह 6 से 10 बजे कफ, 10 से 2 पित्त और 2 से 6 वात। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना रूटीन सेट करते हैं। जैसे सुबह 6 से 10 कफ का समय होता है, तो शरीर के शोधन का समय सबसे अच्छा वही होता है कि अगर आप शोधन वाली क्रियाएं जैसे कुंजल करना है, नीति करना है, भाप लेना है, गरारे करना है, ऐसी चीजें कफ के समय करना बहुत उचित रहता है। शरीर से दोषों को निकालने का समय बहुत अच्छा रहता है। इस समय शरीर की सफाई करना बहुत अच्छा रहता है। इवैक्यूएशन की सारी जो चीजें हैं वो इस समय अच्छी हो जाती हैं। फिर 10 से 2 का समय पित्त का समय होता है, तो इस समय आहार से संबंधित जो भी चीजें हैं, क्योंकि पित्त बढ़ा होता है तो भूख वगैरह लगती है, इस समय पे आहार लेना सबसे उत्तम रहता है। और अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो हैवी स्ट्रेनियस वर्क है, वो पित्त के समय करना बहुत अच्छा रहता है। 2 से 6 वात का समय होता है, तो अगेन ये आपका एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। वात मीन्स एक्टिवनेस, तो एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और भोजन जो है 6 बजे के अंदर कर लेने से जो है वो भी हमारा वायु जो है वो सही रहता है। फिर सेकंड साइकिल आता है अगेन 6 to 10। अब जो लोग 6 to 10 PM पे खाना खाते हैं शाम को 6 से 10 बजे, उसीलिए उनको मोटापा बढ़ता है, इसीलिए उनके शरीर में आलस, प्रमाद, ये सी चीजें बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि कफ का समय होता है और इस समय हम भोजन करते हैं तो हमारे थकान, आलस, मोटापा, प्रमाद, ये सारी चीजें बढ़ती है शरीर में। 10 से 2 पित्त का समय होता है। इस समय अगर व्यक्ति विश्राम करता है तो शरीर उस समय उसकी लीवर वगैरह के फंक्शंस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। लेकिन जो इस समय जागते हैं वो देखें, उनको फिर इंसोम्निया की शिकायत होती है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है। और 10 to 6 AM फिर वात का समय होता है। तो इस तरह से बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमें अपनी सर्केडियन रिदम या त्रिदोष की जो साइकिल है वो चलाई जाती है, और उसके हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या को एक स्वस्थ व्यक्ति को सेट करनी चाहिए। तो आयुर्वेदिक क्लॉक जैसे हम देख सकते हैं 6 AM to 10 AM मॉर्निंग रूटीन के लिए अच्छा है। 10 से 2 जो है वर्क का बहुत अच्छा है, और खाना खाने के लिए लार्जेस्ट मील ऑफ द डे खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। 2 to 6 PM बाद का समय है, तो लास्ट बिग मील ऑफ द डे खाने के लिए अच्छा है। 6 PM to 10 PM जो है ये हमें सोने की तैयारी करने के लिए, मेंटल वर्क करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे 10 बजे से 2 बजे तक ये हमारे सोने के लिए बहुत अच्छा समय है। 2 बजे से 6 बजे फिर शरीर को तैयार करना, उठने के लिए, ध्यान वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो इस तरह से हम आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करके अपनी एनर्जी को बेटर कर सकते हैं, रोगों से दूर रह सकते हैं, अपने रोगों को दूर मतलब रोग है तो उसको दूर कर लें, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए भी ये अच्छा रहता है। बेनिफिट्स ऑफ दिनचर्या, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। डेली रूटीन जो है हमारे हार्मनी विथ बॉडी की रिदम के साथ, नेचर के साथ रहने में हेल्पफुल होता है, डिजीज को प्रिवेंट करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल लाने में अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी बेटर करता है, डाइजेशन बेटर करता है, और हमारे मील पैटर्न्स और टाइमिंग्स को सेट करता है, एक डिसिप्लिन लाता है हमारी बॉडी में और माइंड में, उसके लिए अच्छा होता है। और स्ट्रेस और वरी दूर करता है, लॉन्जिविटी इम्प्रूव करता है, हमारी लाइफ स्पैन को इम्प्रूव करता है। तो ये हो गया ऋतुचर्या और दिनचर्या। चलिए मैम 18 नंबर और 21 नंबर की स्लाइड दिखा दीजिए। अरे मैंने जस्ट अभी बंद कर दी, रुकिए।
ठीक है, खोलती हूँ। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। मैम अगर एग्जाम के टाइम में कोई टेक प्रॉब्लम हो या अगर क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए कुछ कोई अवेलेबल रहेगा क्या हेल्प के लिए, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? एक बार ताऊ जी से मैं पूछ के बता पाऊंगी, है ना। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है कि कैसे क्या है, कंडक्टिंग के टाइम में नहीं रहती। स्लाइड नंबर 21 21 और 18, 18 18 18 18 और 21 18 ये है। अच्छा, दिख नहीं एक रही मिनट, मुझे तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैंने ऑन तो कर दिया बट वो नहीं करा। 18 तो ये है शरद ऋतु, ये तो मैंने दिखाई नहीं थी। और 21 ये है हेमंत ऋतु। ये चाहिए। मैम 1 सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। हाँ, रुक गई। हाँ, ये 21, अच्छा 18 नहीं दिखाई थी आपने, ठीक ये है। 18 है, और 21, ये 21 है। 1 सेकंड। तो थैंक यू मैम। ये ऐसे नहीं होना। हो गई। हाँ जी चलिए। मैम, जैसे यहाँ पे दिन रहता है गर्मियों में ज्यादा देर तक, हम तो फिर सोचते हैं कि 8 बजे तक खाना खा सकते हैं। देखिए, हाँ, बाहर विदेशों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल भी अलग है, वहाँ की ऋतु भी अलग है, वहाँ का दिन भी अलग है, तो थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस वहाँ के हिसाब से अलग रहते हैं, है ना। मैम लेकिन अंग्रेजों का खाने का टाइम 6 बजे 6 ही है। बजे का ही है जी, और वो हाँ। अच्छा है। अगर उसी को अपनाए तो अच्छा है। हम लोगों ने इसीलिए तो 8 बजे, हम लोग क्या हो गया, क्योंकि अंग्रेज खाते थे उसके बाद ही जो है वो हिंदुस्तानी लोग उनको सर्व करने के बाद खाना खाते थे, इसलिए हम लोगों का टाइम ही हो गया। वरना पुराने जमाने में आपके हमारे दादा वगैरह जो है वो तो 6 बजे तक, मेरे दादाजी तो सुबह शाम को 4:30 पौने 5 बजे खाना खा लेते थे शाम का। उसके बाद वो खेत में निकल जाते थे वॉक करने, अपने खेत थे, बाग थे, वो चले जाते थे 5 साढ़े 5 बजे तो वॉक करने चले जाते थे। तो 4:30 बजे तो जैसा मम्मी बताती हैं चूल्हे पे रोटी बनती थी और एक सब्जी लौकी की शाम को खाते थे, और उसको खाने के बाद वो सीधे बाग में टहलने निकल जाते थे। उनका डिनर टाइम ही 4:30 था। वो जैन थे? नहीं, जैन नहीं थे। फिर भी अच्छा, ओके, बहुत बड़ी बात है। मैम मैं ऑस्ट्रिया गई थी, वहां पे ये बहुत बने हुए जगह जगह पानी में चलने के लिए जी। बस इतना सा पैर रहता है उसमें और चलते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? आज मैडम बहुत हो गई। बार बार नाभि खिसकती है उसको क्या करना चाहिए? जी, जिसको बार बार नाभि खिसक जाती है उसको क्या करना चाहिए? उसको पहले नाभि ठीक कराइए और उसका पेट ठीक करिए। क्यों खिसकती है समझिए। डाइजेशन वीक है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैसेस ज्यादा बनती हैं, ठीक है, क्या एज है, वर्क कैसा है, पहले उसका रूट कॉज समझिए कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। मेरे को ही खिसकती है, लेकिन मेरे को जैसे वजन उठा लिया, बाल्टी ले ली कपड़े की या पानी की, तो बस खिसक जाएगी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। उसके उसके साथ पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इंडिविजुअली ये तो पर्सनल क्वेश्चन है ना, तो अभी क्लास में नहीं ले सकते। जी लेकिन जी ये है कि इसको पहले आप विश्लेषण करिए कि आपके केस में ऐसा क्यों हो रहा है। बिना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के ये चीज नहीं हो सकती। कोई ना कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा या कभी कोई सर्जरी वगैरह हुई होगी, तो उनके केसेस में भी ऐसा होता है। जैसे बच्चे होने के लिए अगर सर्जरी वगैरह हो चुकी है तो उन केसेस में भी ये बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, ठीक। तो रूट कॉज समझिए फिर उसको ट्रीट करिए। जी जी, ठीक है। चलिए, नहीं, क्यों, एक ही डिवाइस बहुत है, बस आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए।
है ना, इंटरनेट कनेक्शन में ब्रेक नहीं आना चाहिए, जिससे कि आप आराम से उसको ज्वाइन करके और कर सकें, वो ध्यान रखिएगा। बाकी डिवाइस एक ही रिक्वायर्ड है, 2 डिवाइसेस रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए, है ना। तो इसी लिंक से होगा ना, उसके लिए अलग आएगा? अलग आपका ग्रुप बनेगा और उस पे लिंक आएगा। अच्छा जी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिए, आराम Thank से you, ma'am. पढ़िए, सब रिवाइज करिए और बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत इजी होता है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई स्ट्रेस टेंशन लेके मत करिएगा, ठीक। जितना आए उतना आराम से, तसल्ली से, बिना घबराहट के करिएगा तो आराम से हो जाएगा। एमसीक्यूज बहुत इजी होते हैं, कुछ ऐसा उसमें नहीं होता है। जितना हमने पढ़ाया है उसका 40-30% ही आप पढ़ लेंगे तो भी आपका हो जाएगा पेपर, ठीक। Thank you. इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। Thank you, जय हिंद। thank you. धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र मैम। Jai Hind, ma'am. जय जिनेंद्र, थैंक यू। टाइपिंग क्या रहेगा?